नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारा YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। पहला, समृद्ध का गुणधर्म। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने संख्या की बात की थी। संख्या में हमने प्राकृत संख्या देखी थी, नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 अनंत तक ऐसे नंबर। फिर पूर्ण संख्या की बात की यानी कि होल नंबर, तो 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर। फिर पूर्णांक संख्या की बात की यानी कि माइनस वाले नंबर, प्लस वाले नंबर और जीरो। और परिमेय संख्या की उसके बाद हमने बात की यानी कि p/q फॉर्म में और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इन सभी संख्याओं के आज गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। तो गुणधर्म में हम पहला देखेंगे समृद्ध के लिए गुणधर्म, क्रम विनियमितता के लिए और सहचर्य के लिए। तो आज हम सिर्फ समृद्ध के लिए गुणधर्म चेक करेंगे। तो समृद्ध के लिए गुणधर्म चेक करना है। अब ये सारे गुणधर्म चेक करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, संक्रिया यानी कि संक्रिया इसमें कौन कौन सी होगी इन सब में। तो योग के लिए समृद्ध है कि नहीं, फिर व्यवकलन, फिर गुणन के लिए, फिर भाग के लिए। तो ये हमारी क्रिया है सारी, उसके लिए समृद्ध है कि नहीं, क्रम विनिमय है कि नहीं, सहचर्य है कि नहीं, वो चेक करना है। और कौन कौन की संख्या लेगी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या के लिए। तो आगे बढ़ते, तो पहला बात करेंगे समृद्धता के गुणधर्म के बारे में, समृद्ध गुणधर्म के बारे में। तो समृद्धता के गुणधर्म में पहले बात करेंगे प्राकृत संख्या की। तो प्राकृत संख्या यानी कौन सी, याद करेंगे फिर से, तो 1 2 3 ऐसे अनंत संख्या की। अब हमें एक कोष्टक ड्रॉ किया है, तो एक संक्रिया यानी कि क्रिया जो करने वाले हैं प्राकृत संख्या में, योग की क्रिया करेंगे, व्यवकलन यानी कि घटाव की क्रिया करेंगे, गुणन की क्रिया करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे और यहाँ पे संख्या लेंगे। और समृद्ध है या नहीं, तो योग के लिए समृद्ध है कि नहीं, व्यवकलन के लिए है कि नहीं, गुणन के लिए है, तो वो चेक करना है। तो पहली क्रिया योग, कौन सी संख्या लेनी है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कोई भी उठा लेता हूँ, 1 + 5 कितना आया 6। वो दूसरी कोई ले लेता हूँ, 2 + 3 कितना आया 5। तो ये क्या है, तो मैंने पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या ली और मिली क्या, उसका योग करने पर प्राकृत संख्या ही मिली यानी कि समृद्ध है। तो क्या तो बोल सकते हैं हम इसको कि प्राकृत संख्या के लिए योग क्रिया का समृद्ध के लिए समृद्ध है, प्राकृत संख्या के लिए योग की क्रिया समृद्ध है। उसी तरह व्यवकलन की बात करें तो व्यवकलन में दो नंबर लेते चलो, 3 - 2 = 1। फिर 2 - 5 करते हैं, 2 - 5 बड़ी, 2 में से 5 जाता है तो -3 आता है। तो ये क्या हुआ, पहले पहले देखेंगे तो ये प्राकृत संख्या ली तो प्राकृत संख्या मिली, लेकिन यहाँ पे प्राकृत संख्या ली और कौन सी मिली, तो माइनस वाली संख्या मिली यानी कि माइनस वाली संख्या यानी कि हमारी पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे गुणधर्म का पालन नहीं हो रहा व्यवकलन के लिए, तो व्यवकलन तो प्राकृत संख्या के लिए व्यवकलन समृद्ध नहीं है। उसी तरह गुणन की बात करें तो गुणन में कोई भी दो नंबर ले ले, 2 × 1 = 2, फिर 5 × 3 ले लेते, 5 × 15। तो ये तो गुणन के लिए समृद्ध है, प्राकृत संख्या के लिए गुणन की क्रिया समृद्ध है। अब भाग की बात करें तो भाग में कोई दो और नंबर ले लेते चलो, तो 15/3 ले लेते, तो ये 3 × 5 = 15। फिर दूसरा कोई नंबर ले लेते, 5/8 ले लेंगे, 5/8 यानी कि 5/8। तो ये तो पॉइंट में जाएगा, तो ये समृद्धता के लिए प्राकृत संख्या लेके समृद्ध भाग की क्रिया नहीं है। तो हमने कौन कौन सी तो देखा, तो प्राकृत संख्या के लिए योग की क्रिया समृद्ध है, फिर गुणन की क्रिया समृद्ध है, बाकी की व्यवकलन और बाकी क्रिया समृद्ध नहीं है। अब बात करेंगे, तो अब बात करें समृद्धता के लिए पूर्ण संख्या के बारे में। तो समृद्धता के लिए योग की क्रिया करते हैं, तो समृद्धता पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 यानी कि प्राकृत संख्या के सिवाय एक 0 ही ऐड करना है। तो बात करें योग की तो 0 + 1 = 1, फिर 4 + 7 = कितना होगा, 6 और 4 = 11। तो यहाँ पे हमने पूर्ण संख्या लेके
योग करने पर पूर्ण संख्या मिल रही है यानी कि समृद्ध है। तो पूर्ण संख्या के लिए योग की क्रिया समृद्ध है। उसी लिए पूर्ण संख्या के लिए व्यवकलन की यानी कि घटाव की रीत देखते हैं। तो पहले बात करते हैं 5 - 7। तो 5 - 7 यानी कि -2, तो वो तो पूर्ण संख्या में है ही नहीं। तो यानी कि व्यवकलन की यानी कि घटाव की क्रिया के लिए समृद्ध नहीं है, पूर्ण संख्या समृद्ध नहीं। अब बात करें गुणन के लिए, तो गुणन के लिए व्यवकलन पूर्ण संख्या समृद्ध है कि नहीं चेक करते हैं। तो 0 × 3 = 0, फिर 3 × 7 7 × 21। तो ये पूर्ण संख्या के साथ गुणा करने पर पूर्ण संख्या का तो आंसर भी पूर्ण संख्या मिल रही है, यानी कि ये समृद्ध है। अब पूर्ण संख्या के सिवा पूछा था तो समृद्ध नहीं है। तो हमें क्या याद रखना है कि जिस संख्या लेके यानी पूर्ण संख्या लेके पूर्ण संख्या के साथ गुणा किया तो पूर्ण संख्या ही आनी चाहिए, तो समृद्ध है। अब बात करें भाग के लिए, तो 5/7 करेंगे तो 5/7 आएगा, यानी कि पॉइंट में आंसर जाएगा। तो ये भाग के लिए पूर्ण संख्या समृद्ध नहीं है, यानी कि भाग की। अब बात करें पूर्णांक संख्या z, यानी कि कौन कौन से नंबर आएंगे प्लस वाले, यानी कि 0 1 2 3, और दूसरे इस तरफ माइनस वाले -1 -2 -3। अब योग की क्रिया के लिए पूर्णांक संख्या समृद्ध है कि नहीं वो चेक करते। तो पूर्णांक संख्या योग के लिए समृद्ध है कि नहीं तो चेक करते हैं। तो -6 + 5 कितना रहेगा, -1। फिर -7 + -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह, तो माइनस माइनस प्लस 7 और 5 12, और बड़ी संख्या का चिन्ह -12। तो यहाँ पे हमने देखा कि पूर्णांक संख्या लेने पर पूर्णांक संख्या का योग करने पर पूर्णांक संख्या ही मिलती है, यानी कि पूर्णांक संख्या योग की क्रिया के लिए समृद्ध है। उसी तरह व्यवकलन के लिए देखते, तो कोई भी दो पूर्णांक संख्या लेते तो व्यवकलन के लिए 7 - 5 = 2। उसी तरह 5 - 7 करेंगे तो -2। तो यहाँ पे हमने दो पूर्णांक संख्याओं का व्यवकलन किया यानी कि घटाव किया तो पूर्णांक संख्या ही मिल गई है, यानी कि पूर्णांक संख्या का व्यवकलन के लिए अंतर्गत समृद्ध है। अब बात करें गुणन के लिए, तो गुणन के लिए 5 × 8 40, -5 × 8 -40, -6 × -6 6 6 36 माइनस प्लस, यानी कि पूर्णांक संख्या गुणन के लिए समृद्ध है। अब बात करें भाग की, तो भाग में हम 15/3, तो ये हो जाएगा 48, 15 -15/3 ले ले तो कितना हो जाएगा -5 आ जाएगा। अब बात करें 5/8, ये तो 5/8 यानी कि 5/8 आया, तो ये पॉइंट में आंसर जाएगा, यानी कि पूर्णांक संख्या भाग के लिए समृद्ध नहीं है। तो हमने पूर्णांक संख्या में क्या देखा, तो पूर्णांक संख्या में योग के लिए भी समृद्ध है, व्यवकलन के लिए भी समृद्ध है, गुणन के लिए भी समृद्ध है, लेकिन भाग के लिए वो समृद्ध नहीं है। अब समृद्ध के लिए परिमेय संख्या लेंगे। तो समृद्ध का गुणधर्म परिमेय संख्या पालन करती है कि नहीं चेक करते। तो परिमेय संख्या यानी कि p/q के रूप में होनी चाहिए, जहां पे p और q पूर्णांक संख्या तथा q ≠ 0 होना चाहिए। तो योग के लिए चेक करते हैं, तो योग के लिए हम दो संख्या लेते हैं, 3/8 प्लस -5/7। इनका योग करने पर यानी कि अब देखो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है, योग करने के लिए पहले तो हर समान होना चाहिए। तो यहाँ पे हर समान नहीं तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 8 × 7 दोनों अलग अलग संख्या, यानी 8 7 56, यानी कि इसको यहाँ पे 56 लाने के लिए कितना गुना पड़ेगा, 7 से ऊपर 7 से, और यहाँ पे 8 से, और यहाँ पे भी 8 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 7 × 21, और ये हो जाएगा ऊपर 8 × 50 40 + 40,
यानी कि माइनस तो माइनस का है, यानी कि -40। अब नीचे तो 8 गुणा 7 56 और ये भी 56, यानी कि हर तो सेम हो गए। अब हम प्लस कर सकते हैं तो कितना आएगा, तो 21 में से 40 जाए, क्योंकि माइनस एंड प्लस और माइनस माइनस होगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह 19 प्लस और माइनस माइनस 19, और ये तो 56 रहेगा। तो ये क्या हुआ, हमने दो परिमेय संख्या ली, दो परिमेय संख्या ली और उसका योग करने पर भी हमें परिमेय संख्या मिली। यानी कि जैसे कि मैंने बोला है कि ए और बी परिमेय संख्या, यानी कि ए प्लस बी दो परिमेय संख्या का योग करने पर परिमेय संख्या, यानी कि ए कोई एक परिमेय संख्या ही मिल रही है, तो ये हमारे समृद्ध के लिए, तो परिमेय संख्या के योग क्रिया समृद्ध है। अब बात करें व्यवकलन के लिए। व्यवकलन के लिए भी हम दो संख्या लेते हैं, तो अब बात करें व्यवकलन के लिए, तो व्यवकलन के लिए भी दो परिमेय संख्या लेते हैं, तो -5/7 -2/, दो परिमेय संख्या ली। अब 2 7 और 3 है, ये भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तभी हल होगा। तो यहाँ पे 7 ताले 21 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर 3 से, और यहाँ पे 3 को 7 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे 7 से। अब एलसीएम आ गया कितना, 21, तो नीचे का हर हो गया हमारा 21 और ऊपर का, तो 5 ताली 15 -15 और 7 2 14, तो और -14, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 29 और बड़ी संख्या का चिन्ह -29/21, तो ये भी परिमेय संख्या हुई। तो दो परिमेय संख्या का व्यवकलन करने पर परिमेय संख्या मिलती है, यानी कि a माइनस बी के लिए भी हमें परिमेय संख्या मिली, यानी कि समृद्ध के लिए सॉरी परिमेय संख्या के लिए व्यवकलन की क्रिया समृद्ध है। अब बात करें गुणन की, तो गुणन के लिए भी दो परिमेय संख्या लेते हैं। मान लो चलो मैंने 2 -2/3 लिया और गुणा 4/5। अब यहाँ पे गुणा में एलसीएम की कोई जरूरत नहीं होती, हमें पता है। तो गुणा में ऊपर के साथ ऊपर का, नीचे के साथ नीचे का गुणा होता है, यानी कि अंश के साथ अंश, 4 2 8 -8 बटे 5 ताली 15। उसी तरह दूसरी एक संख्या लेते हैं, 3/7 2/5, 3 2 6 और 7 5 35। तो ये दोनों परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या के लिए गुणन की क्रिया समृद्ध है। अब बात करें भाग। भाग में मान लो चलो मैंने 5/3 भाग 2/3 लिया, इसका मतलब हो जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा गुणा में कन्वर्ट कर दूं, तो 5/3 गुणा में कन्वर्ट करें तो ऊपर नीचे अंश छेद में जाएगा, हर में छेद में आ जाएगा, तो हर अंश में चला जाएगा और अंश हर में आ जाएगा, तो 3/2, तो 5 ताली 15, सॉरी ये तो हाँ 5 ताली 15 -15 3 2 6, तो हमने परिमेय संख्याओं का भाग करने पर परिमेय संख्या मिली। अब दूसरा एक परिमेय संख्या लेते हैं, तो 3/5 भागा 0/3, तो ये तो हो जाएगा 3/8 बट्टे में 0, तो ये तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं होती, यानी कि यहाँ पे हमें मान लो परिमेय संख्या a हो और भागा 0 है, तो ये समृद्ध के लिए अंतर्गत समृद्ध नहीं है, यानी कि असमृद्ध है। तो हमने परिमेय संख्या में ध्यान से देखा, तो परिमेय संख्या योग के लिए भी समृद्ध है, व्यवकलन के लिए समृद्ध है, गुणन के लिए भी समृद्ध है, लेकिन भाग के लिए समृद्ध नहीं है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।